नमस्कार, मैं हूं आशित त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश है आज की खास खबरें। गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर थाना पुलिस ने 4 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो कई राज्यों में घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। बड़ी बात यह है कि इनके कब्जे से जो सामान बरामद हुआ है उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनके पास से इलेक्ट्रिक गुड्स का सामान बरामद हुआ है। बड़ा प्रोफेशनली एक टीम को डेडिकेटेडली कैमरास के लिए, एक टीम को सर्वेलांस और एक टीम मैनुअल वर्क पे लगी थी। और उन तीनों का ये कलेक्टिव एफर्ट है कि सभी सामान की बरामदगी के साथ विद इन 1 वीक हम लोगों ने घटना का अनावरण किया है। इसमें जो अभियुक्त प्रकाश में आए हैं उसमें चार लोग हैं जो मूल रूप से सभी जौनपुर के रहने वाले हैं और ये उसी दिन यहाँ पर आए थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी अभी तक जो हमको पूछताछ में पता चला है वो कुछ इस तरह है कि ये लोग जनरली इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स के वेयर हाउसेस को ही टारगेट करते हैं। बस्ती जिले में तैनात नायब तहसीलदार जो एक महिला है, उसने अपने एक अधिकारी पर दुष्कर्म और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए। महिला अधिकारी का कहना है कि मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज होने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस महिला अधिकारी ने वीडियो संदेश जारी करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। मैं नायब तहसीलदार बस्ती सदर हूँ। मेरे सहकर्मी नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला द्वारा तहसील आवास परिसर के मेरे सरकारी आवास में घुसकर जबरन बलात्कार एवं हत्या करने की कोशिश की गई। तहरीर देने के बाद भी 24 घंटे के पश्चात एफआईआर, बड़ी मुश्किलों से एफआईआर दर्ज किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान होने के 3 दिन पश्चात भी आरोपी घनश्याम शुक्ला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जिला एवं पुलिस प्रशासन मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। अतः मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लें और आरोपी घनश्याम शुक्ला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं। ग्रेटर नोएडा में तमाम प्रयास के बावजूद सफाई कर्मियों को मनाया नहीं जा सका। अपने पहले की गई घोषणा के अनुसार सफाई कर्मी सड़क पर उतरे। उन्होंने जोरदार नारेबाजी भी की। प्राधिकरण के अधिकारी कई दिन से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हड़ताल को अवैध भी घोषित कर दिया गया था। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक जो अपराधी पकड़ा गया है वो पारदी गैंग का सदस्य है। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पारदी गैंग के एक 25,000 इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी सियानी गेट थाना क्षेत्र से कल दिनांक 19/11/23 को की गई। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि इसके गैंग के सदस्यों द्वारा मई माह में थाना टोनिका सिटी, थाना कोतवाली नगर, थाना सियानी गेट के क्षेत्र में घरों में चोरियां की गई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा जून माह में इस गैंग के, पारदी गैंग के 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी और उनसे चोरी किए गए माल की भी बरामदगी की गई थी। उसी क्रम में क्राइम ब्रांच ने आगे जो है अपनी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त दुर्गापुत्र कन्हैया जो कि गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला की गिरफ्तारी की गई है। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। अयोध्या में रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय घोषित कर दिया गया है। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशीर्ष नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए साकेत निलय में एक बैठक हुई। ये बैठक संघ परिवार की थी। इसमें समारोह के अभियान को 4 चरणों में बांटकर तैयारियों को आगे बढ़ा दिया गया है।
पहला चरण रविवार से शुरू हुआ जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें समारोह के कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके लिए छोटी छोटी संचालन समितियां बनाई गई हैं। जिला और खंड स्तर पर 10-10 लोगों की टोली बनाने पर इसमें फैसला लिया गया है। टोली में राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों को भी शामिल किया जाएगा। 250 स्थानों पर बैठकें करके समारोह से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए ये टोलियां काम करेंगी। दूसरा चरण 1 जनवरी से शुरू होगा। इसमें घर घर संपर्क योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों में पूजित अक्षत रामलला के विग्रह का चित्र और एक पत्रक दिया जाएगा। इसके जरिए लोगों से समारोह के दिन दीपोत्सव मनाने की अपील की जाएगी। 22 जनवरी को तीसरे चरण में रखा गया है, जो तीसरा चरण 22 जनवरी से शुरू होगा। उस दिन पूरे देश में उत्सव होगा, घर घर अनुष्ठान होंगे, ऐसी तैयारी की जा रही है। चौथे चरण में देश भर के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने की योजना है। ये चरण गणतंत्र दिवस से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा। ये अभियान प्रांतवार चलाया जाएगा। अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं को 31 जनवरी और 1 फरवरी को दर्शन कराने की योजना है। रामनगरी की 14 कोसी परिक्रमा 20 नवंबर को रात 2 बजे से शुरू होगी। परिक्रमा में लगभग 42 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। इसके लिए सड़कों को, चौराहों को दुरुस्त किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। ट्रेन से भी भक्त पहुंचेंगे, ऐसी व्यवस्था रेलवे की ओर से की जा रही है। राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आचार संहिता तैयार की जा रही है। नए मंदिर में 5 बार आरती होगी। राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आचार संहिता बना रहा है। इसके लिए धार्मिक समिति बनाई गई है, जिसकी 2 दिवसीय बैठक हो चुकी है। बैठक में नियमावली यानी कि आचार संहिता पर मंथन हुआ और यह तय हुआ कि आरती 5 बार की जाएगी। नए मंदिर में रामलला का पूजन विधान रामानंदीय परंपरा के अनुकूल ही होगा। रामलला के श्रृंगार, भोग, त्योहार, पर्व, अन्य विशेष अवसरों पर श्रृंगार और भोग पर भी चर्चा की गई है। हर महीने की एकादशी को रामलला को किस प्रकार का भोग लगेगा, इस पर भी बात हुई है। मकर संक्रांति, होली, रामनवमी, झूलोत्सव, कार्तिक परिक्रमा, राम विवाह और उत्सव के दरबार, रामलला के दरबार में किस रूप में सजाया जाएगा, इस पर भी आचार संहिता बनाई जा रही है। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रशिक्षित पुरोहित रखे जाएंगे। इसके लिए ट्रस्ट ने आवेदन मांगे थे। 84 कोसी सीमा क्षेत्र के लिए आवेदन स्वीकार किए गए हैं। 31 अक्टूबर तक 2000 वैदिक आचार्य और बटकों ने आवेदन किया है। अब तक 115 का साक्षात्कार हो चुका है। 50 के करीब का चयन भी होने जा रहा है। इसी को लेकर आज युग करवट समाचार पत्र में युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ ने अपने नियमित कॉलम तीसरी आंख में लिखा है। वो लिखते हैं कि भले ही लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हों कि 2024 में मोदी सरकार सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन उनका अपना ये अनुभव है और मानना है कि प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और वही शपथ लेंगे। सलामत जी अपने कॉलम में लिखते हैं कि भले ही लोग अभी भरोसा ना कर रहे हों, लेकिन जो तस्वीर सामने है वो यही है कि इस बार भी भगवान राम ही भाजपा के नैया पार लगाएंगे। 500 साल बाद जो इतिहास देश में बनने जा रहा है और जिसे देश देखने जा रहा है, वो आज तक किसी भी दल की सरकार ने नहीं देखा। राम मंदिर भव्य रूप के साथ 22 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से देश में माहौल होगा, जो उत्साह होगा, वो देखने लायक होगा। सलामत मियाँ जी आगे लिखते हैं कि हर भारतीय इस दिन का इंतजार काफ़ी समय से कर रहा था। भाजपा ही नहीं, संघ की ओर से भी चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की झलक दिखाई देती है। सलामत में लिखते हैं कि आज 20 नवंबर से फरवरी तक पूरे देश का माहौल राममय रहेगा। मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, यानी कि राममय माहौल में ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत सिस्टम के साथ संघ ने तैयारी शुरू की है, ये सलामत जी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि 20 दिसंबर तक एक चरण बनाया गया है। इसमें समारोह की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, समितियां बनेंगी, जिला खंड स्तर पर कार सेवकों को एकत्र किया जाएगा, घर घर संपर्क होगा, 10 करोड़ परिवारों को पत्रक दिए जाएंगे, वहां तक पहुंचने की योजना है। उसके बाद दीपोत्सव मनेगा। कार्यकर्ताओं को 31 जनवरी से 1 फरवरी को जो दर्शन कराने की योजना, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब साफ है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने तक पूरे देश में जो अभियान चलेगा वो राममय अभियान होगा। वो ये भी लिखते हैं कि लोगों में उत्साह जरूर रहेगा इस दौरान, क्योंकि कोई भी दल हो, किसी भी दल का नेता हो, चाहे वो किसी भी दल को सपोर्ट करने वाला कार्यकर्ता हो, सबके दिल में राम बसते हैं और बसना भी चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है।
आज भारतीय जनता पार्टी ने अब संगठन के पेच कस दिए हैं। संगठन को फटा गया है, ताश के पत्तों की तरह सब फाँट दिया गया है, बदल दिया गया है। जिला प्रभारी बदले हैं, क्षेत्र प्रभारी बदले हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को हटा दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने आज ये बताया है कि काशी क्षेत्र में अमरपाल, अवध क्षेत्र में संजय राय, गोरखपुर क्षेत्र में गोविंद नारायण शुक्ल, कानपुर क्षेत्र में अनूप गुप्ता, पश्चिम क्षेत्र में सुभाष यदुवंश और ब्रज क्षेत्र में संतोष सिंह को प्रभारी बना दिया गया है। जिलों के प्रभारी भी बदले गए हैं। भाजपा ने जिन जिलों में नए पदाधिकारी बनाए हैं उनमें आगरा महानगर में धर्मेंद्र सिंह, आगरा जिला अमित वाल्मीकि, मथुरा महानगर जिला अशोक कटारिया, फिरोजाबाद महानगर जिला ब्रज बहादुर, एटा और हर्षवर्धन शर्मा अलीगढ़, मानवेंद्र सिंह लोधी अलीगढ़ महानगर, श्रीचंद शर्मा MLC हाथरस, DP भारती मैनपुरी, अनिल चौधरी कासगंज, पूनम बजाज बरेली, मोहित बेनीवाल बरेली, शाहजहाँपुर महानगर जिला सुरेश राणा, पीलीभीत गुलचंद आनंद, बदायूं दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। कन्नौज में इंद्रपाल पटेल, औरैया में आनंद सिंह, कानपुर देहात अशोक राजपूत, कानपुर ग्रामीण राधेश्याम पांडे, कानपुर दक्षिण उत्तर पंकज सिंह, फतेहपुर रंजन उपाध्याय, जालौन अशोक जाखरी को प्रभारी बनाया गया है। गाजियाबाद में रहने वाले किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा को रामपुर, और मुरादाबाद में राजेश यादव, शामली विकास अग्रवाल, अमरोहा सतपाल, बिजनौर हरिओम शर्मा, सहारनपुर YP सिंह महानगर में, और सहारनपुर जिले में DK शर्मा, मुजफ्फरनगर में सूर्यप्रकाश पाल, मेरठ महानगर विजय शिवहरे, मेरठ जिला मयंक गोयल, गाजियाबाद महानगर जिला मानवेंद्र सिंह MLC, हापुड़ सतपाल सैनी, नोएडा कांता करदम, गौतम बुद्ध नगर प्रमोद गुप्ता, बागपत चंद्रमोहन, संबल हेमंत और बुलंदशहर में बसंत त्यागी को प्रभारी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी क्षेत्र की और बाकी जो बची हुई कमेटियां हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। नोएडा में एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है जो अमेरिकी नागरिकों को शिकार बनाता था और जिस पर 70 करोड़ के करीब रुपए की ठगी करने का आरोप है। ये आरोपी अमेरिका नागरिकों का डाटा खरीदते थे। इसके बाद आरोपी वाइट पेजेस वेबसाइट से इन मोबाइल नंबरों से अमेरिका के सर्विस प्रोवाइडर का पता करते थे, फिर अपने कॉल सेंटर से मोबाइल धारक को उसी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से फर्जी कॉल करते थे और उसका PIN नंबर पूछ लिया करते थे। महागुन मायावुड सोसाइटी और गाजियाबाद की विंडसर सोसाइटी के फ्लैट में ये कॉल सेंटर चल रहे थे। इन महाठगों के रडार पर जो निशाने पर थे वो 50,000 अमेरिकी नागरिक थे। एसटीएफ ने कॉल सेंटर से 50,000 अमेरिकी नागरिकों को डाटा, नाम, मोबाइल नंबर बरामद किया है। ये आरोपी एक माह से लगभग एक महीने में 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर रहे थे। 4 साल में इन्होंने 70 करोड़ की ठगी लगभग कर ली। अब इनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है, गैंगस्टर लगाई जाएगी। एसटीएफ के हत्थे जो चढ़ा है वो MBA किए हुए है अंकुर गुप्ता, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। ये लोग अलग अलग सोसाइटियों में, कभी गाजियाबाद कभी नोएडा, अपना पता बदलते रहते थे, इसलिए पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन अब ये फंदे में फंस गए हैं। इस मामले में कुछ महिलाओं समेत दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए हैं। लखनऊ में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जो PSC में इंस्पेक्टर पद पर था। इसका नाम सतीश कुमार सिंह था। इस हत्याकांड से पर्दा उठ गया है। हत्या की साजिश इंस्पेक्टर की पत्नी ने बनाई थी और इस हत्याकांड को जो अंजाम दिया वो पत्नी के भाई यानी कि साले ने दिया। साले ने ही, मतलब एक तरह से समझिए कि भाई ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया, लेकिन इसमें बहन बराबर की हिस्सेदार थी। इसकी इंस्पेक्टर की पत्नी भावना और भावना के भाई देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों का ये कहना है कि सतीश एक रंगीन मिजाज आदमी था, उसके कई महिलाओं से संबंध थे, वो समझने पर भी नहीं मानता था, कई बार घर पर ही लड़कियां ले आता था, इससे भावना से उसका विवाद रहता था। एक बार भावना घर पर थी, वो एक महिला को लाया, उसके दलाल को लाया, उसने ये भी कोशिश की कि दलाल उसकी पत्नी के कमरे में चला जाए। यहीं से बात बिगड़ गई। हालांकि भावना के परिवार वालों ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया मगर वो नहीं मानता था और जान से मारने की धमकी देता था। इन हरकतों से परेशान होकर भावना ने अपने भाई देवेंद्र को इस हत्या की साजिश में शामिल किया।
12 नवंबर की रात देवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस घटना का खुलासा किया गया है। देवेंद्र भावना गिरफ्तार हैं। देवेंद्र ने ऑनलाइन जीपीएस ट्रैकर खरीदकर वारदात से 2 दिन पहले सतीश की कार पर लगा दिया था, यानी कि वो 3-4 दिन पहले से ही हत्या की जो योजना थी बना चुके थे और उसकी रेकी कर रहे थे। एक पुराना मोबाइल खरीदकर ट्रैकर को उससे कनेक्ट किया ताकि सतीश की लाइव लोकेशन उन्हें मिलती रहे। घटना वाले दिन देवेंद्र ने एक पुरानी साइकिल खरीदकर चारबाग स्टैंड पर खड़ी कर दी। 12 नवंबर की रात देवेंद्र घर से निकला, चारबाग स्टेशन पहुंचा, वहां साइकिल निकाली, कपड़े बदले, मास्क और कैप लगाया, सफ़ेद जो जूते वो पहन रखे थे ताकि वो अगर कहीं सीसीटीवी में आता तो पकड़ा ना जाए, उसने जूते भी काले रंग के पहन लिए थे। साइकिल से ही वो सतीश के घर तक पहुंचा था। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, उसकी आट लेके बैठ गया और वहीं पे उसने कार को ट्रैक किया। 2 बजे सतीश अपनी पत्नी भावना और बेटी के साथ घर पहुंचा। कार से उतरकर जैसे ही वो गेट खोलने लगा तो उसको 5 गोलियां देवेंद्र ने मार दी। इसके बाद साइकिल से कनौसी नहर पहुंचा, जूते हथियार एक थैले में रखकर नहर में फेंक दिए। साइकिल से बालू अड्डे तक गया और फिर वहां से अपने घर चला गया। पुलिस की थ्योरी ये भी कहती है कि वो एक तांत्रिक, सतीश जो पीएससी इंस्पेक्टर है, वो एक तांत्रिक के चक्कर में था और उसको लगता था कि महिलाओं से अवैध संबंध अगर वो बनाएगा तो उसे कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा। फतेहपुर के तांत्रिक के कहने पर सतीश एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो अनमैरिड हो, जिसके शरीर पर दाग ना हो, किसी तरह का निशान ना हो। इस बात से भावना भी अवगत थी, भावना को इस बात के बारे में पता था और उसने हाल फिलहाल एक ऐसी लड़की को ढूंढ भी लिया था। पुलिस के सामने भावना ने कहा है कि वो अपने पति की हरकतों से तंग आ चुकी थी, इसीलिए हत्या की साजिश रची। दीपावली वाली रात प्लान तय कर लिया गया था कि वो पति और बेटी के साथ घर लौटेगी, जहां से घर के सामने उसे गोली मार दी जाएगी। ये एक सनसनीखेज हत्याकांड था जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इंस्पेक्टर की पत्नी और साले को गिरफ्तार किया गया। भारत में आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल पर यूएफओ देखने की बात कही गई है। सच्चाई का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने तुरंत इम्फाल हवाई अड्डे से 2 राफेल उड़ान लड़ाकू विमानों को भेजा। पहले एक विमान गया, वो टोह लेने गया, सब कुछ पता करके काफ़ी नीचे उड़ान ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके कुछ देर बाद दूसरा राफेल विमान भेजा गया। दोनों ने यूएफओ की तलाश की, लेकिन उनको कहीं भी कुछ नहीं मिला। सेना के अधिकारियों ने कहा है कि संबंधित एजेंसियां यूएफओ का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि इम्फाल हवाई अड्डे पर यूएफओ देखा गया है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायुसेना के शिलांग मुख्यालय में मौजूद पूर्वी कमान ने कहा कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। सहारा श्री सुब्रत राय की मृत्यु हो चुकी है। अब लोगों के मन में डर है कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा। इस पर सरकार ने एक नीति बनाई है। सहारा से भी रिफंड खाते में पड़े बिना दावे की राशि को सरकार संचित निधि में स्थानांतरित करेगी। इसकी वैधता पर विचार हो रहा है। उन निवेशकों के लिए प्रावधान की उम्मीद की जा रही है जो भविष्य में इस पर अपना दावा करेंगे। सहारा रिफंड खाता बनने के बाद पिछले 11 वर्षों में गिने चुने ही दावेदार सामने आए हैं। एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि निवेशकों को धन लौटाने के लिए इस राशि को एक अलग खाते में भारत की संचित निधि में बदलने का विकल्प तलाशा जाएगा। दिए गए ब्यौरे के सत्यापन के बाद सेबी सभी या किसी भी ग्राहक के ठिकाने का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो अंशधारकों से एकत्र की गई राशि को सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर सहारा में आपका भी पैसा इन्वेस्ट है, आपका पैसा लगा हुआ है, तो आपके पास एक मौका भी है कि आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस होगा उसको जल्दी ही सरकार जारी करेगी। तो ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।